हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज से हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है और बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लिख रहा है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट, आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में हो तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। तो बच्चों, जैसे आपको नाम से यहाँ पर पता चल रहा है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, मतलब जो भी विकिरण या द्रव्य होते हैं, जैसे मैं विकिरण की बात करूंगा यहाँ पर, थोड़ी सी द्रव्य की भी बात होंगी। जो रेडिएशंस होते हैं बच्चों, इनकी डुअल नेचर होता है, मतलब ये तरंग प्रकृति भी दिखाते हैं और ये कण प्रकृति भी दिखाते हैं। ठीक है, तरंग की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। क्या? रेडिएशंस, प्रकाश भी हमारे द्वैत प्रकृति रिप्रेजेंट करता है, आप सभी को शायद पता होगा बच्चों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है बच्चों वो है हमारी पहली हेडिंग है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप आसानी से उसको बना सकते हो बच्चों। तो यहां पर मैं एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और नीचे इसे हम किसी बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ देंगे। आगे हमारे यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे? उच्च आवृत्ति का प्रकाश, इस प्रकार से। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। ये क्या है हमारा? उच्च आवृत्ति का प्रकाश। ठीक है, और यहां पर ये हमारी धारा प्रवाहित होने लगती है जब इसमें हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं। तो ये लिखोगे प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा। अब समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इनको हम, क्योंकि प्रकाश की वजह से ये क्या है हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स या प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब है क्या? तो यहाँ पर लिखोगे जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, तो प्रकाश के प्रभाव से, तो प्रकाश के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा
प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन हो जाएगी आप सभी के लिए, इसको मैंने लिख दिया है। अब होता क्या है बच्चों, समझने का प्रयास करना। ये धातु की दो प्लेटें हैं, हमने इसको बैटरी की रेड प्लेट से और इसको हमने बैटरी की धन प्लेट से जोड़ दिया और यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इस धातु की सतह पर हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे। जब इस पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के कारण इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते हैं बच्चों? पॉजिटिव पर। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश वैद्युत धारा। और ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इनको नाम दिया गया बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चों ये किसकी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं? प्रकाश की वजह से। इसी वजह से इनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो पूरी घटना है, जो पूरा प्रोसेस है, इसको बच्चों हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो बच्चों, वैज्ञानिक हैं लेनार्ड तथा मिलिकन। इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में बहुत सारे प्रयोग किए। लेनार्ड तथा मिलिकन, लेनार्ड तथा मिलिकन, तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स किए। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्होंने एक समीकरण स्थापित किया, E के बराबर a न्यू माइनस बी। लेकिन इस प्रायोगिक समीकरण में ये नहीं बता पाए कि यहाँ पर a क्या है और b क्या है। E के क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। लेकिन a एंड b को इन्होंने दे दिया नाम क्या? कांस्टेंट। क्या नाम दे दिया इनको? कांस्टेंट। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में इन्होंने 5 नियम भी दिए हैं। कितने नियम दिए हैं बच्चों? 5 नियम, जो कि अभी हम कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे। अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किए थे, उनके आधार पर इन्होंने 5 नियम दिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में, जो कि अभी हम कुछ टाइम बाद जानेंगे। तो लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में एक प्रायोगिक समीकरण दिया, जिसको हम कहते हैं क्या? प्रकाश वैद्युत समीकरण। सॉरी, प्रकाश वैद्युत समीकरण है, बट ये किसका है? प्रायोगिक समीकरण है लेनार्ड तथा मिलिकन का। फिर वैज्ञानिक आइंस्टीन आए, उन्होंने इसमें संशोधन किया और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है, जो कि हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में है। वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बार पूछा गया और इस साल भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, लेनार्ड तथा मिलिकन ने जो प्रयोग किए थे उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। जैसे दहली आवृत्ति है, उसको हम जानेंगे बच्चों अभी। दहली आवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं इसको थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। दहली तरंगदैर्घ्य, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। एंड कार्यफलन, कार्यफलन वर्क फंक्शन। अब समझने का प्रयास करना बच्चों, दहली आवृत्ति क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य क्या है। डेफिनेशंस आपको खुद बनानी है, मैं आपको समझा दे रहा हूं बस। दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वह कम से कम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसको कहते हैं दहली आवृत्ति। अगर प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। क्लियर है? तो वह कम से कम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति। और इसको हम न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यू नोट से। फिर बात करते हैं दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो यार आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। अगर आवृत्ति न्यूनतम है तो लैम्डा का मान अधिकतम होगा। डेफिनेशन सेम हो जाएगी। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और इसको बच्चों हम लोग लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो एक रिलेशन हमारा बन जाता है, न्यू नोट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट। इसको आप याद कर लेना। तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और वह कम से कम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं?
देहली आवृत्ति। अब हमको लेनार्ड और मिलिकन ने जो प्रयोग किए थे बच्चों, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बोर्ड परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, तो वैसे वहां पर टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए जो टॉपिक्स निकल के आए उनके प्रयोगों से वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रायोगिक समीकरण दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में, वो हमने जाना। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, देहली आवृत्ति है, देहली तरंग दैर्ध्य है, कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन बच्चों वह न्यूनतम ऊर्जा, क्या वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसको बच्चों हम कहते हैं धातु का कार्यफलन या वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशंस बहुत सिंपल हैं, आप आसानी से बना लोगे। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी, ये सभी धातु की सतह, ये धातु की सतह है, मैं इसी की बात कर रहा हूं। अगर हमने जो प्रकाश है अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का डाला है तो इस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। क्लियर है सभी को। और वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसको हम क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य। और वो कम से कम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है उसको हम धातु का कार्यफलन कहते हैं या वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। तो ये तीन चार चीजें, तीन चार टर्म्स बच्चों आपको याद रखने हैं। और कार्यफलन के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, W बराबर h न्यू नॉट। क्या, W बराबर h न्यू नॉट। तो ये कुछ टर्म्स हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से बच्चों इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो वैज्ञानिक लेनार्ड एंड मिलिकन ने प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए बच्चों वो हम जानने वाले हैं। 5 नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलिए, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि अब मॉडर्न फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ऑप्टिक्स भी आपकी चलेगी अब, ठीक है। तो ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों साथ साथ चलेंगी, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। देखो मॉडर्न फिजिक्स में इतना कुछ नहीं है, इजी बहुत है। आप आसानी से अगर इसको थोड़ा थोड़ा समझोगे ना तो बहुत आसानी से इसको सीख जाओगे, टेंशन ना लो। रटना नहीं यार, समझना है। कब तक रटोगे यार, जिंदगी में रटते ही आए हो। चलिए अगला पॉइंट डालिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। क्या डाल लेते हैं बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, उत्सर्जन के नियम। इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हो बच्चों, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। 5 नियम हैं। कितने नियम हैं? 5 नियम। पहला नियम बच्चों कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के, चलो मैं लिखता जा रहा हूं, किसी धातु के पृष्ठ से, तो यहां पर आप कोई भी धातु बना सकते हो, कोई धातु है उसके पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन कितने उत्सर्जित होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। अब देखो कोई धातु है उसके पृष्ठ से कितने प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे बच्चों, वो धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो कुछ सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, टेंशन ना लो। 5 पॉइंट्स आप जान लीजिए, क्योंकि 5 पॉइंट्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में यार बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के सभी नियम लिखिए, ठीक है ना। तो आप अगर इनको तैयार कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब देखो प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है बच्चों वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर
निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के बच्चों जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इन सभी पॉइंट्स को मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, टेंशन मत लो। तीसरा पॉइंट बच्चों, अब देखो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। अगला पॉइंट ये लिख लीजिए आप, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ये सारे के सारे निष्कर्ष निकाले हैं वैज्ञानिक लेनार्ड और मिलिकन ने अपने प्रयोगों के आधार पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है बच्चों, चौथा पॉइंट, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, जिसको हमने दैलीय आवृत्ति नाम दिया था, एक निश्चित आवृत्ति से कम है, अगर प्रकाश की जो आवृत्ति है बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी है, अगर दैलीय आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आगे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन बच्चों उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो तीव्रता है बच्चों वो कुछ भी हो। अगला पॉइंट है बच्चों, और ये लास्ट पॉइंट है, प्रकाश की सतह पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतह पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने, धातु की सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चिता, मतलब कोई भी टाइम नहीं लगता, कोई समय पश्चिता आपके लिए शायद नया वर्ड होगा, टाइम लैग कहते हैं इसको इंग्लिश में, कोई भी समय पश्चिता नहीं होती, कोई भी समय पश्चिता नहीं होती। अब इन पांचों नियमों को आप सही तरह समझने का प्रयास करना बच्चों। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। ये कोई धातु की सतह मान लो, ये क्या है, हमारी कोई धातु की सतह है। हमने पहला पॉइंट क्या समझा कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, मतलब कितने प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वो धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब हमने जो प्रकाश डाला है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर है वो बढ़ जाएगी। और अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे उनकी जो दर है वो घट जाएगी। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन कितने उत्सर्जित होंगे वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है। अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी।
ये है बच्चों हमारा पहला पॉइंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे इस धातु की सतह से, ज्यादा होंगे या कम होंगे, वो डिपेंड करता है प्रकाश की तीव्रता पर। तो प्रकाश की तीव्रता अगर ज्यादा है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो भी बच्चों बढ़ जाएगी। सेकंड वन है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वो कितनी तेज गति करेगा। अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी तेज गति करेगा। अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यहां पर इस पॉइंट को बच्चों समझना। देखो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ये डिपेंड करेगा प्रकाश की तीव्रता पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितनी तेज गति करेगा, कितनी तेज गति करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी तेज गति करेगा ये डिपेंड नहीं करेगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से गति करेगा, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। केवल क्या डिपेंड करेगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कितने उत्सर्जित हो रहे हैं, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से गति करेगा वो डिपेंड नहीं करेगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। यह है बच्चों आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड वन है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो हमने प्रकाश डाला है अगर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति अगर बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश हम डाल रहे थे अगर हमने उसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है बच्चों, उसका मान भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर तो निर्भर करती है, लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा नियम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। चौथा है बच्चों अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है। मैंने भी कुछ देर पहले आपको एक टर्म बताया था बच्चों, देहली आवृत्ति। क्या बताया था? देहली आवृत्ति। तो अगर प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो डिपेंड नहीं करेगा। अगर प्रकाश की जो आवृत्ति है अगर देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अगला पॉइंट है बच्चों, देखो प्रकाश की सतह पर नहीं, धातु की सतह पर बच्चों, यहाँ पर ठीक है ना, धातु की सतह पर देखो, धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश डाला जाएगा, ये धातु की सतह है, इस पर जैसे ही प्रकाश डलेगा इससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रकाश आया फिर इसके अंदर गया फिर कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश जैसे ही धातु की सतह से टकराएगा उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये टर्म लिखा है बच्चों कि धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई टाइम पीरियड, मतलब कोई भी टाइम लग नहीं होता, कोई भी समय पश्चिता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम लगेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बच्चों ये 5 नियम हैं जो कि लेनार्ड तथा मिलिकन ने अपने प्रयोगों के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में दिए थे। और आपको प्रकाश वैद्युत का प्रायोगिक समीकरण भी याद कर लेना, E के बराबर ए न्यू माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो बच्चों ये सारे के सारे नियम आप अच्छे से तैयार कर लोगे, आज ही तैयार कर लेना इनको, ठीक है, क्योंकि अब मैं कल आपको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है द्रव्य तरंग, बस इससे इतना ही पूछा जाता है। तो 2 दिन बाद हमारे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यार मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटे हैं, ज़्यादा टाइम लेके नहीं जाएंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।